तो नमस्ते सभी को। पिछला पिछला सप्ताह तो अपना मिस हो गया था। पर पिछले के पिछले सप्ताह अपन ने चैप्टर 6 से शुरुआत करी थी। छठवें अध्याय में बेसिकली दो ही टॉपिक्स हैं जिसका डेढ़ हो गया था। वी फिनिश 1.5। और हमने बात शुरू की थी प्रकृति संपद। इससे प्रकृति संपद मतलब हमने जो सप्तांग की बात होती है, जो 7 लिम्स ऑफ अ राज्य, जिसके जिस जो अच्छे हो तो राज्य की प्रगति होती है। जो अच्छे नहीं हो, अगर उसमें कुछ त्रुटियां हो, कुछ कुछ लूपहोल्स हो, कुछ शक्ति ना हो, तो उनका डाउनफॉल होना निश्चित है। ये हमने देखा था। तो कौन से थे वो सप्तांग? वी हैड स्वामी। स्वामी मतलब जो राजा है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड। दंड मतलब हमने सेना की बात की थी। कोश, ट्रेजरी, और मित्र, जो उनके अलाइज है। ये 7 का हमने बात किया था। और सातों के जो गुण थे, क्या होना चाहिए, आइडियल गुण क्या होने चाहिए उनमें, इस विषय में चर्चा करी थी। और फिर उसके बाद हमने जो सेकंड अध्याय था उसका, सेकंड चैप्टर था उसका, उसमें हमने फिर देखा था कि जैसे कोई भी राज्य है, इट डजंट स्टैंड इन आइसोलेशन। आसपास भी होते हैं। वन इज अवर इंटरनल। अब तक जितनी चर्चाएं हुई है वो इंटरनल इश्यूज को लेके हुई है कि किस तरीके से अलग अलग मंत्रियों को नियुक्त किया जाए, उनके क्या रोल्स हो, किस तरीके से दंड दिया जाए, किस तरीके से टैक्सेशन किया जाए, वगैरह वगैरह। किस तरीके से कंटक शोधन, किस तरीके से जो क्रिमिनल्स हैं, ऑफेंडर्स हैं, उनको पकड़ा जाए, जुडिशरी कैसी हो, वगैरह वगैरह। सारे इंटरनल हमने देखा था। अब जो आ रहा है वो एक्सटर्नल, क्योंकि राज्य है वो अकेला स्थित नहीं है। राज्य एक इकोसिस्टम में स्थित है, एक्सटर्नल इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम में कौन है? आपके मित्र हैं, एलाइज, आपके एनिमीज हैं, आपसे जो न्यूट्रल है, ये है। तो जो तो उन्होंने मंडल की बात कही। ठीक है। वो मंडल में कौन आता है? स्वयं, जो राजा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम भारत को ले तो भारत। फिर उसके सहज मित्र, एक्चुअली पहले सहज शत्रु की बात करते हैं। सहज अरी। सहज अरी मतलब कौन? जिसके साथ आप इमीडिएटली बॉर्डर शेयर कर रहे हो। तो जिनके साथ इमीडिएटली बॉर्डर शेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उनके साथ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होना, एज वी कैन सी अराउंड अस, होता ही है। सो दे आर नेचुरल एनिमीज। वी मे ट्राई टू एंश्योर कि उनके साथ एनिमिटी ना हो और वो हमारे साथ रहे, या पावर डिफरेंशियल इतना हो कि या तो हम उनके सबसे सर्वियंट रहे या वो हमारे सबसे सर्वियंट रहे। ठीक है। देन दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट नेचुरल एनिमी तो वो है। और नेचुरल मित्र कौन? जो एक बॉर्डर छोड़ के हो। ठीक है। जैसे हमने देखा था, सहज अरी मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान। और सहज अरी के बाद जो आता है, जो सहज अरी का सहज अरी है, जैसे अफगानिस्तान, that will be our natural mitra. Of course there are many other issues involved, but typically this is the case. फिर वो कहते हैं दोनों के साथ, दो राज्यों के साथ जो जिससे सटकर, जिसकी बॉर्डर हो दोनों के साथ, और ना इस तरफ हो ना उस तरफ हो, न्यूट्रल हो, पर एज रिक्वायर्ड अपने साइड किया जा सकता है। ठीक है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, करेक्ट, दैट इज द सहज अरी, सहज मित्र। उसको कहा गया मध्य, जो दोनों से कनेक्टेड हो। ठीक है। इन दैट सेंस इट विल बी रशिया, जो दोनों से कनेक्टेड हो, शक्तिशाली भी हो। ठीक है। शक्तिशाली भी हो, सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल हो, और जिसको हम या तो वो अपने साथ काम कर सकता है या तो अपने अगेंस्ट काम कर सकता है, दैट इज मध्य। और जो मंडल का चौथा भाग है, दैट इज उदासीन। उदासीन मतलब वो जिसका कोई बॉर्डर कनेक्शन आपके साथ नहीं है। जैसे यूएस बहुत दूर बैठा है, पर इतना शक्तिशाली है कि इट कैन चेंज द पावर इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन किसको वो साथ लेते हैं। तो हमने इन मंडल की बात कही, और उसमें हमने देखा कि इन चारों के अपने अपने सप्तांग है। ठीक है। अपने अपने सप्तांग हैं चारों के, और साथ साथ उनके भी खुद खुद के हैं। तो राजा जो है, उसका सहज अरी सहज मित्र, वैसे ही जो सहज मित्र है उसका, जो सहज अरी है उसका सहज अरी सहज मित्र, उस तरीके से हमने देखा था क्या ना, कि वो पूरा श्रेणी फिर तैयार होता है कि अपना सहज अरी सहज मित्र, अरी का सहज अरी सहज सहज मित्र, और मित्र का सहज अरी सहज मित्र। तो उस तरीके से पूरा वो मंडल तैयार होता है।
तो हमने वहां तक देखा था और उनकी प्रकृति संपदा इसके बारे में हमने देखा था। फिर जो 6.2 छठवें अधिकरण का सेकेंड अध्याय का एक छोटा सा पार्ट रह गया था, वहां से हम शुरू करते हैं एंड वील स्टार्ट उसके बाद जो सेवेंथ अधिकरण, विच इज ऑल्सो जो सेवेंथ अधिकरण है, फिर वो स्ट्रैटेजी में जाता है कि किस तरीके से मित्रों के की जो भी फॉरेन पॉलिसी सो टू से वो किस तरीके से करी जा सके। नाउ आज तो बहुत ही इवॉल्व स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है सारे देशों के बीच वगैरह वगैरह। तभी भी होता था बट इतना स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं होता होगा। वी हैड कैरावैन्स ऑफ गाइड्स, कैरावैन्स ऑफ ट्रेडर्स हु आर गोइंग अक्रॉस, पर द काइंड ऑफ डिपेंडेंसी वी सी टुडे शायद एग्जैक्टली वैसा नहीं था, उससे कम इवॉल्व हुआ करता था। बोथ और टेक्नोलॉजी, ये जो फ्यूल की बात है, वो तो देयर ऑयल जो है वो तो इट वाज नोवेयर इन द पिक्चर, दैट वाज द बिगेस्ट रीजन ना, दैट वाज तो नोवेयर इन द पिक्चर। रिलीजन वाली बात इतनी ही नहीं थी, इट वाज मोर सनातन और उससे रिलेटेड, बट इतना अब्राहमिक वाला फंडा नहीं था, है ना। तो उसके कारण इट वाज कंपैरेटिवली, इफ आई कुड से सिंपलर, थोड़ा सा सुलभ था। परंतु तभी भी फॉरेन रिलेशंस कैसे मेंटेन करो ये तो था ही, हमने एम्बेसडर्स फॉरेन में होने चाहिए वो तो देखा था। बट देयर इज अ शार्ट गुण्य मतलब 6 गुण, बेसिकली 6 स्ट्रैटेजीज ऑफ डीलिंग विथ जो बाकी आपके जो अरी है या मित्र है वगैरह वगैरह उनके साथ। तो उसका हम देखेंगे जो 7वें चैप्टर में शुरू होता है। तो जस्ट गोइंग बैक, अपन अपना जो छठा है वो अपन पूरा करते हैं। सॉरी हाँ, अरे हम हैं पेज नंबर 407 पर। आ, हाँ, तो उसका जो श्लोक का पहला लाइन शुरू होता है वहां से, तासाम यथा स्वम संपदः शक्ति सिद्धिश्च बलम शक्ति सुखम सिद्धि। तो कहते हैं कि ये जो सारे हैं, तासाम मतलब कौन, सारे वो मतलब जो मंडल है आपके मित्र अरि उदासीन मध्य और उनका जो है सहज अरि सहज मित्र वगैरह वगैरह, वो जो मंडल बनते जाते हैं उसके दो है, उनके शक्ति और सिद्धि। शक्ति एज वी कैन सी इज अ टूल, आपका वो इंग्रेडिएंट है, और सिद्धि इज एन एंड स्टेट। तो इसलिए वो कहते हैं बल इज शक्ति, ऑफ कोर्स पावर इज स्ट्रेंथ, सुखम इज सिद्धि, हैप्पीनेस इज द आउटकम, फल, अचीवमेंट। ठीक है, तो आपको बल के द्वारा, शक्ति के द्वारा सिद्धि हासिल करनी है। फिर उसमें वो बताते हैं 3 प्रकार की शक्तियां हैं जो एक राज्य के लिए, एक राजा के लिए होना आवश्यक है। वो कौन सी है? ज्ञान बलम मंत्र शक्ति, कोश दंड बलम प्रभु शक्ति, विक्रम बलम उत्साह शक्ति। राजा की 3 स्ट्रेंथ कौन सी है? पहली है जो विजडम से आती है। विजडम से क्या आती है? मंत्र शक्ति, काउंसलिंग, सही से डिसीजन मेकिंग हो, जो निर्णय लिए जाते हैं, जो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, उसके लिए आपको विजडम होना, ज्ञान होना अत्यंत आवश्यकता है। एक है इंट्यूटिव विजडम, एक है नॉलेज। एंड वेयर डज द नॉलेज कम फ्रॉम? ऑफ कोर्स जो आपका सारा आप डॉक्यूमेंट्स रखते हो, ध्यान रखते हो, वो सब, प्लस जो स्पाई नेटवर्क के द्वारा रखते हो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसके द्वारा आपको आपकी मंत्र शक्ति, ज्ञान बल, ज्ञान के बल से, नॉलेज इज पावर हम कहते हैं, इधर वही है, नॉलेज इज पावर, और उसके द्वारा व्हाट डू यू अचीव? मंत्र शक्ति, गुड डिसीजन मेकिंग, दैट इज अ शक्ति। फिर कोश दंड, ट्रेजरी और सेना, फिनेंस और सिक्योरिटी, आर्म्ड, ये आपका है ना कि आर्म्ड फोर्सेस, आर यू फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड यू हैव अ गुड डिफेंस एंड फिनेंस, बेसिकली ये है आपकी प्रभु शक्ति। प्रभु शक्ति मतलब यहाँ प्रभु डजंट मीन गॉड, यहाँ प्रभु का अर्थ है प्रभुत्व, इन्फ्लुएंस। आपके पास पैसा है, आपके पास डिफेंस है, डिफेंस एज इन आपके पास आर्ममेंट्स है, न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, ऑब्वियसली आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। कैसी शक्ति? द शक्ति टू इन्फ्लुएंस अदर्स, है ना, दैट इज द प्रभुत्व, प्रभु शक्ति या प्रभुत्व शक्ति जो है। विक्रम बल उत्साह शक्ति, विक्रम बल, विक्रम इज योर पराक्रम करने की शक्ति, द एंथुजियाज्म विच यू हैव। हाउ डू यू शो दैट? बालाकोट, we saw what our armed forces could achieve, right? जो गालवान में हुआ था, we saw what they achieved। जो उत्साह है, विक्रम करने की जो शक्ति है, विक्रम करने का जो बल है, पावर है, उससे उत्साह शक्ति,
जो विच कीप्स ऑल ऑफ अस कनेक्टेड एंड रेडी टू डू वॉट एवर वी वांट टू, देश के लिए जो भी चाहे वो देश के लिए करने का उत्साह हो, वीर्य हो, वो आता है वो विक्रम शक्ति में। बेसिकली होना, स्ट्रेंथ होना, कोश होना, सेना होना, ये सब तो है, ज्ञान होना, ये सब तो है, पर उसका फायदा क्या अगर उसे इम्प्लीमेंटेशन में ही ना करके दिखाओ, अगर उसको कार्यरत ही ना करो। कार्यरत करना मतलब पराक्रम करना, वो भी एक स्ट्रेंथ है, पराक्रम करके दिखाना। नहीं तो क्या, नहीं तो एवरीबडी विल टेक यू फॉर ग्रांटेड ना, जैसे पहले लेते थे हम केवल पीस पीस पीस। ऑफ कोर्स शांति अत्यंत आवश्यक है, पर जब वो शांति अत्याचारी बन जाए तब आवाज उठाना और अपना पराक्रम दिखाना भी अत्यंत आवश्यक है। हमेशा मत करो, पर जब करना चाहिए तब तो करके ही दिखाओ। थैंकफुली अभी अपना वो चेंज हुआ। एक्चुअली अपनी आर्मी की जो उत्साह शक्ति है वो तो हमेशा से रही है। कम वॉट में 1971 में भी हमने देखा था, कारगिल के समय भी देखा था। सो दैट हैज ऑलवेज बीन देयर, जब करना है तब हम करते हैं। एनीवेज, एवं सिद्धि त्रिविधेव, सिद्धि तीन प्रकार के, जैसे शक्ति तीन प्रकार के, वैसे सिद्धि भी तीन प्रकार की। कैसे? मंत्र शक्ति साध्या मंत्र सिद्धि। मंत्र शक्ति के द्वारा जो आप अचीव करो, जो सिद्ध करो, वो मंत्र सिद्धि। नेगोशिएशंस के द्वारा, अच्छे काउंसिल के द्वारा, डेलिब्रेशंस के द्वारा आप जो सिद्ध कर पाओ, जो अचीव कर पाओ, जो आपके हित में हो, वो मंत्र सिद्धि। उसी प्रकार अगर कोश और दंड से, कोश और सेना से कोई वस्तु हासिल करो, कोई वस्तु सिद्ध करो अपने लिए, अपने हित के लिए, देश के राज्य के हित के लिए, वो हो जाएगा प्रभु सिद्धि। सिमिलरली उत्साह से जो करो वो उत्साह सिद्धि। ताभि अभ्युचित्तो ज्यायात भवति अपचित्तो हीन। इन तीनों शक्ति और सिद्धियों से जो उपयुक्त है, जिनमें ये है, वो श्रेष्ठ राजा माना जाएगा। श्रेष्ठ किसमें? उस मंडल में। जो इनसे हीन है, जिसमें ये नहीं है, जिसमें ये कम है, उसको हीन माना जाएगा। एक स्ट्रांग माना जाएगा और दूसरा जो है वो हीन माना जाएगा। तुल्य शक्ति सम, अगर सेम सेम है तो देन वी आर कंपेरेटिव, दोनों है ना, सेम 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 ही है, वी आर इक्विवेलेंट एक दूसरे से। तस्मात शक्ति सिद्धि च घटेत आत्मनम वेशयितुम। इसलिए ये शक्ति और सिद्धि प्राप्त करना किसी भी राजा के लिए आवश्यक है। फिर आगे वो कहते हैं, साधारण वा द्रव्य प्रकृतिषु अनंतर्येण शौच वशेन वा दुष्य अमित्राभ्याम वा अपकृष्टुम यते। राजा को क्या करना चाहिए कि ये जो प्रकृतियां है, जो 6 प्रकृति की, जो 7 प्रकृतियों, जो 7 इसकी सप्तांग की बात करी थी, वो जो अच्छे हो उसको अपने पास रखे, और जो दुष्ट हो, जो खराब हो, जो अरी वृत्ति वाले हो, दुश्मन वृत्ति वाले हो, उनको अपन से दूर करें। फिर वो एक एग्जाम्पल देते हैं। बेसिकली अपना कोई शत्रु हो, तो अपना शत्रु, आपका अपना सबका प्रयत्न क्या होगा कि जो भी शत्रु है वो शक्तिहीन बना रहे, वो बलशाली ना बने, उसकी स्ट्रेंथ चली जाए। परंतु एक बात वो यहाँ कहते हैं कि यदि वह पश्चित, पर अगर आप ऐसे देखो, क्या देखो कि आपका जो अरी है, ठीक है, वो किसी अत्यंत बलशाली राजा से उसकी लड़ाई हो रही है, ठीक है, वो बलशाली राजा जो है, और आप ये समझ जाओ कि एक बार वो उसको हराएगा, उसको, आपके शत्रु को हराएगा, उसके बाद आप ही का नंबर आने वाला है। ठीक है, अगर आपका शत्रु हार गया, उसके बाद आप ही का नंबर आने वाला है। तो उस परिस्थिति में अगर आपके हित में ऐसा हो कि आपका शत्रु मजबूत रहे, तो आपको आपके शत्रु की के भी सिद्धि की और शक्ति की कामना करनी चाहिए, और आवश्यकता पड़े तो उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। हमने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया था। कब? तिब्बत के टाइम पे। तिब्बत के टाइम पे, तिब्बत वैसे देखा जाए तो चाइना के साथ अपनी डायरेक्ट बॉर्डर नहीं थी। अपनी जो डायरेक्ट बॉर्डर थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो तिब्बत के साथ थी। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो तिब्बत इज आवर नेचुरल शत्रु एंड चाइना इज वन आफ्टर।
ठीक है। अब वैसे इट माइट बी आर सहज मित्र और व्हाटएवर, बट इट वाज वेरी पावरफुल। और तिब्बत के साथ उसकी लड़ाई हुई, ठीक है। आइडियली वी शुड हैव स्ट्रेंथन तिब्बत, नोइंग माओ जेडोंग। सबको मालूम था, अपन लोग ही नहीं मालूम थे, अपन ही वो हिंदी चीनी भाई भाई में फंसे पड़े थे, ठीक है। अगर तब सोच समझकर तिब्बत को हम शक्तिशाली बनाते, उनको हारने नहीं देते, तो आज जो चाइना का इशू है वो नहीं होता। आज क्यों है? बिकॉज वो कैसा है शत्रु, अपने शत्रु को हराया, फिर उसके बाद अपने पास, बिकॉज उसका तो कहा हुआ है ना, उसने तो ओपनली कहा है कि वो, उनका जो स्ट्रैटेजी है वो पाम वाला स्ट्रैटेजी है, 5 फिंगर्स। तिब्बत, अरुणाचल, लद्दाख, वो सब उसका अपना ही मानता है वो, ठीक है। ताइवान, ये सब पांचों को वो अपना ही मानता है। वो ये मानते हैं कि जो कोई तो समय, वन ऑफ द टाइम्स जब चाइना में ये सब होता था, ऐसा वो मानते हैं, दिस इज देयर क्लेम, वैसा वो वापस बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो अपना आधिपत्य इन सब पर स्थापित करना चाहते हैं। तो एक बार तिब्बत को ले लिया, दैट वुड नेवर हैव बीन इनफ। वो आगे ही बढ़ते रहते, जो वो आज भी कर रहे हैं, जो आज भी हम वो कर रहे हैं। दिस इज दैट, कि अगर आपकी दूरदृष्टि इतनी हो कि आप देखो कि आज भले आपका मित्र किसी और राष्ट्र के साथ युद्ध कर रहा है और वो वीक हो गया है, तो जनरली क्या कहेंगे कि अगर आपका शत्रु वीक है तो शत्रु पर आप अटैक करो, टेक एडवांटेज ऑफ दैट। बट इन दिस सिचुएशन, अगर दूसरा जिसके साथ वो लड़ाई कर रहा है वो इतना मजबूत है कि आप पर भी आपका भी विनाश हो सकता है, तो हेल्प दैट फ्रेंड ऑफ योर, हेल्प दैट शत्रु ऑफ योर्स ऑल्सो, which we should have done, but we did not read it. तो खैर, तो ही सेइंग तभी आप प्रैक्टिकल रहो, जब जरूरत पड़े तो उनको भी हेल्प करो। फिर उसके बाद वो कहते हैं, नेमी एकांतरात राज्ञः कृत्वा च अनंत रान अरान नाभि आत्मनाम आत्मना अयच्छेद एताम प्रकृति मंडले। वो कह रहे हैं कि हैव अ हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मतलब क्या? स्वयं जो राजा है, सपोज हम भारत की बात करें तो भारत को नाभि बनना चाहिए, और जैसे वो चक्र होता है ना, चक्र में जैसे नाभि जो मेन सेंटर है, और स्पोक्स के द्वारा वो बाहर के इसके साथ कनेक्टेड होता है, वैसे उसको इतना स्ट्रांगली कनेक्ट होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि बीच में जो है ना, वो जो शत्रु बीच में है वो हमेशा सीधे रहेंगे, बिकॉज आपका वो हब एंड स्पोक इतना स्ट्रांग है, जो आपने बाहर की रिम के साथ किया है। तो जो मंडल की जो बात आई है, सो दैट इज वेयर इट इज, कि प्रकृति मंडल है। इस तरीके से आप हब एंड स्पोक मॉडल की तरह, जिसमें आप नाभि हो और बहुत मजबूती से आप जो अपने मित्र हैं उनके साथ अलाइड अलायंस बना के रखो, ताकि बीच में कोई भी शत्रु हो वो सीधा रहे। तो ये था छठवा छठवें अधिकरण का दूसरा अध्याय, जो हमारा आधा रह गया था। सो विद दिस वी फिनिश। इसके बाद जो है, मैंने जो षाट गुण्य की बात कही थी, ये है सातवां अधिकरण, सप्तम अधिकरणम। सप्तम अधिकरणम का प्रथम अध्याय है षाड गुण्यम उद्देश्य क्षय स्थान वृद्धि निश्चय। पिछले चैप्टर में हमने जब शुरू किया था छठवां चैप्टर, एक सेकेंड, तो हमने देखा था कि षाड गुण्य का जो आउटकम है, आई जस्ट रीड दैट, शुरुआत में ही, क्षय स्थानम वृद्धि इति उदयः तस्य। उदयः तस्य मतलब ऑफ षाड गुण्य। षाड गुण्य का आउटकम क्या क्या हो सकता है? क्षय, स्थान और वृद्धि। क्षय का अर्थ आपकी जो शक्ति है उससे कम हो जाए, आपकी जो समृद्धि है उससे कम हो जाए, वो क्षय। स्थान मतलब स्टेबल एज इट इज, ना बढ़े ना कम हो। षटगुण्य एज ए सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज। तो कोई भी स्ट्रैटेजी का आउटपुट है बढ़ना, कम होना और स्टेबल रहना। क्या? आपकी समृद्धि, आपकी संपत्ति, आपका प्रभुत्व, इस सब पे आती है, ठीक है। क्षय, स्थान, वृद्धि, इसमें भी वो वही कह रहे हैं जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये है पृष्ठ नंबर 409, उस पे हम। हाँ, तो पहला है षाड गुण्यस्य प्रकृति मंडलम योनि ही
षाट गुण्य की योनि क्या है, कहाँ से उद्भव होते हैं, प्रकृति मंडल से। जो प्रकृति और मंडल है उससे ये 6 जो स्ट्रेटजीज हैं उसकी उत्पत्ति होती है। क्यों उत्पत्ति होती है? बिकॉज यू आर एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम, जिसके आप अलग अलग भाग हो उस मंडल के। तो एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करना, उसकी 6 स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, षाट गुण्य। तो प्रकृति तो षाट, ये जो 6 स्ट्रैटेजीज की उत्पत्ति का कारण प्रकृति मंडल है। ठीक है, वो कौन से हैं 6 स्ट्रैटेजीज? वो कहते हैं संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय, द्वैधी भाव, षाट गुण्यम इति आचार्यः। आचार्य कहते हैं ये 6 गुण कौन से हैं, 6 स्ट्रैटेजीज कौन से हैं? संधि, संधि मतलब अलायंस करना, बी फ्रेंड्स, मेक पीस। विग्रह, युद्ध करना। आसन, आसन मतलब क्या? स्थिरम सुखम आसनम, ऐसे हम कहते हैं, कुछ नहीं करना, वेट, रुको। ना संधि करनी है, ना अपने को युद्ध करना है, जो जैसा है स्टेटस को मेंटेन करके रखना है, अपने पत्ते नहीं खोलने हैं, जस्ट वेट एंड वॉच, जो जैसा चल रहा है चलने दो, दैट इज आसन। यान, यान मतलब टू मार्च, चढ़ाई करना। ठीक है, चढ़ाई, युद्ध में तो क्या है कि सामने सामने आपका अटैक होता है, फाइट होता है, सब कुछ होता है। यान में आप केवल चढ़ाई करते हो, देर इज अ चांस कि लड़ाई ना हो और सामने वाला आप किसी के दुर्ग को बिसीज करके रख दो। ठीक है, तो या तो युद्ध होगा, यान का इमीडिएट आउटकम कुड बी युद्ध, कुड बी संधि। ठीक है, या वो अपने आप को हरा दे, आपको सरेंडर कर दे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज द फोर्थ वन। देन संश्रय, संश्रय इज टू टेक रेफ्यूज, किसी का संश्रय लेना, किसी के आश्रय में जाना। किसके आश्रय में जाना? ऐसे राज्य के जो आपसे अधिक शक्तिशाली हो, उसके राज्य में जाना। ठीक है, अब जब किसी के आप राज्य में जाते हो, जिस किसी की शरणागति आप स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा नेगोशिएटिंग पावर कम हो जाता है। पर आपको कई बार ये करना भी पड़ता है, जैसे यूक्रेन ने किया, यूएस के गोद में जाके बैठ गया, या यूरोप के गोद में जाके बैठ गया। नाउ इज इट वर्किंग इन इट्स फेवर और नॉट, वी डोंट नो, बट वो संश्रय की बात होगी। ठीक है, और द्वैधी भाव, द्वैधी भाव मतलब किसी के साथ युद्ध करना, किसी के साथ संधि करना। तो यू आर प्लेइंग ऑन बोथ फ्रंट, एक के साथ, मंडल के किसी एक के साथ आपने संधि कर ली है, और दूसरे के साथ आप युद्ध कर रहे हो। आई मीन इन दैट सेंस यूक्रेन इज अ बेटर एग्जांपल, क्योंकि युद्ध चल रहा है, तो रशिया के साथ वो युद्ध कर रहा है और यूएस के साथ संधि कर ली है, बट इट इज डिफरेंट बिकॉज स्टिल इट इज नॉट एग्जैक्टली संधि। संधि में आपके स्टिल नेगोशिएटिंग टर्म्स एक जैसे हैं, यहाँ पे तो उन्होंने आश्रय लेके वो कर रहा है, वो उनका आश्रय लेके कर रहा है। सो समवेयर इन बिटवीन द्वैधी भाव और संशय। तो तो ये 6 है। अच्छा, फिर कुछ आचार्य क्या कहते हैं, इसमें भी लिखा है द्वैगुण्यम इति आचार्य संधि विग्रहभ्याम ही षाट गुण्यम संपद्यते। तो कुछ जो ये है आचार्य, या व्यात व्याधि नाम के जो आचार्य, वो कहते हैं 6 नहीं है, आप स्ट्रैटेजीज भले 6 की बात करो, है तो 2 ही, या तो संधि या तो विग्रह, बाकी सब जो है वो इसी में से आते हैं ना। इन अ वे दैट इज नॉट रॉन्ग, इवेंचुअली तो संधि होगी या फिर युद्ध होगा, यही उसका इवेंचुअल आउटकम हो जाता है। पर कौटिल्य क्या कहते हैं, नहीं नहीं, षाट गुण्यम एव एतद अवस्था भेदादिति, कि नहीं 6 ही गुण है, हम 2 नहीं कह सकते, 6 ही गुण है, क्योंकि उन सबकी अवस्था जो स्टेट है वो अलग अलग है, एंड आप क्लियरली उन स्ट्रेटेजीज को पिन पॉइंट कर सकते हो। इसीलिए आप 6 के 6 स्ट्रेटेजीज कर सकते हो, आउटकम कुड गो एनीवेज। तो आपको 6 की बात करनी होगी, केवल संधि या युद्ध की नहीं, बिकॉज एवरी, ये 6 के 6 है, दे आर स्ट्रेटेजीज इन देयर ओन राइट, और अलग अलग परिस्थिति के अनुसार वो आप स्ट्रेटेजी का उपयोग करोगे। इसलिए आप केवल 2 में उसको मत कर दो, एक्सटेंडेड हैव 6। सो दिस इज कौटिल्यस मत। तत्र पणाबंध संधि, पणा, पणा मतलब हमने देखा था खरीद बेच, बेसिकली कोई भी नेगोशिएशंस करके कुछ देना कुछ लेना,
यू कॉम्प्रोमाइज ऑन समथिंग, यू गेट समथिंग वगैरह वगैरह। किसी टर्म्स पर आप नेगोशिएट करते हो, उसको संधि कहा जाता है, उसको अलायंस भी कहा जाएगा, बट ऑफ कोर्स इट्स बेस्ड ऑन गिव एंड टेक। ठीक है, दैट इज संधि। इट इज नॉट मित्र, इट इज संधि इन दैट सेंस। अपकारो विग्रह, एक दूसरे का बुरा कर देना इवेंचुअली वॉर पे जाता है। यू एक्चुअली एक्टिवली एक्ट इन अ वे कि दूसरे का बुरा हो, उसको विग्रह का कहा जाएगा। उपेक्षणम आसनम, उपेक्षणा आसनम। उपेक्षा, उपेक्षा मतलब इन सम वे इट इज कॉल्ड इंडिफरेंस, बट दिस इज नॉट इंडिफरेंस, मतलब वो कुछ नहीं होता, वैसा नहीं। दिस इज मोर लाइक वेट एंड वॉच, उसको आसन कहेंगे। जो चल रहा है चलने दो, यू जस्ट वेट एंड वॉच, क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर आराम से जब सही समय आए तब यू डिसाइड कि क्या करना है। यू माइट स्टिल कंटिन्यू, फिर भी आप कह सकते हो नहीं लेट्स वेट एंड वॉच, ये भी हो सकता है, पर वो परिस्थिति अनुसार होगा। तो ये एक अवस्था है ऑन इट्स इन इट्स ओन राइट, वेर यू एक्टिवली डिसाइड कि मुझे कुछ नहीं करना है। इट इज नॉट अ ट्रांजिएंट सिचुएशन, सो टू से यू एक्टिवली डिसाइड कि इस परिस्थिति में मुझे एक्चुअली कुछ नहीं करना है टिल XYZ happens, या समथिंग लाइक दैट। अभ्युचयो यान, अगर आप जानते हैं कि आपकी परिस्थिति, यू आर मच स्ट्रोंगर देन द अदर, दूसरा वाला समर्पण, दूसरे वाले के समर्पण करने के अधिक चांसेस है कि दूसरा वाला समर्पण कर देगा। उस परिस्थिति में आप यान, यू विल मार्च, यू विल बिसीज, आप चढ़ाई करोगे, अगर आपको मालूम है कि आप में इतनी शक्ति है। परापर्णम, परार्पणम, परार्पणम संश्रय, दूसरों को अर्पण कर देना, टू सरेंडर टू समबडी, टू टेक रेफ्यूज ऑफ समबडी, दैट इज टेकिंग रेफ्यूज, संश्रय, आश्रय लेना किसी का। संधि ही विग्रह उपादानम द्वैधि भाव इति शार्दूल्य, किसी के साथ संधि करना, किसी के साथ विग्रह करना एट द सेम टाइम, टू अचीव, अपनी सिद्धि हासिल करने के लिए। सो यू हैव अ ड्यूअल पॉलिसी एट दैट पॉइंट इन टाइम, उसी समय आपका चल रहा है। एक शत्रु के साथ संधि कर ली, दूसरे शत्रु के साथ विग्रह कर दिया, तो दैट, या मध्य के साथ, ठीक है, मध्य के साथ हमने क्या कहा था, अपन स्वयं, जो वो मंडल है उसमें स्वयं, राजा, शत्रु, मध्य और उदासी, है ना, ये जो है, तो इसमें शत्रु, मध्य, उदासी, इनमें से किसी के साथ संधि, किसी के साथ युद्ध, दैट इज वैधि भाव, षटगुण्य की बात होती है। फिर इसके बाद वो आगे आगे कहते हैं किस परिस्थिति में क्या क्या होना चाहिए। परस्मात धीयमान संधितः, अगर आप किसी से को, आपकी शक्ति कम है, हाँ, हाँ जी पूनम जी, यानम इज द सेम एज इन्वेडिंग, इन्वेड चढ़ाई करना, बेसिकली इट्स द सेम थिंग। हाँ जी। अब अभ्युचीय मानो अतिग्रहणीयात, नमा परो ना अहम परोहंति शक्ति आसीतः। परस्मात धीयमानो, सॉरी, परस्मात धीयमानो, दूसरे वाले से धीयमान, अगर दूसरे वाले से हम अधिक शक्तिशाली है। परस्मात धीयमानो, अगर दूसरा वाला अपने से अधिक शक्तिशाली है, ऐसा हम मानते हैं, दूसरा वाला अपने से अधिक शक्तिशाली है, तो आप संधि कर दो उस समय, जस्ट नेगोशिएट, बिकम एन अलाय, अपने से अधिक शक्तिशाली के साथ युद्ध नहीं करना है। अगर हमको लगे कि हम दूसरे वाले से अधिक शक्तिशाली है, तो युद्ध कर सकते हैं, पर हम और सामने वाला इसमें से आर बोथ इक्विवेलेंट, हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हम मजबूत है या वो है। उस परिस्थिति में वेट एंड वॉच। गुणा गुणातिशय युक्तो यायात, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप रुके हैं, आसीन, आसन स्थिति में है, और परिस्थिति के अनुसार आप निर्णय करते हो चढ़ाई करना है नहीं। सपोज ऐसा हो जाए कि वैसे तो वो जो राजा है वो आपके समकक्ष है, परंतु उसके ऊपर कुछ व्याधि आ गई है, कुछ व्यसन आ गया है, किसी और से लड़ाई छिड़ गई है, तो वैसे तो वो समकक्ष है, बट फिर भी आप उस पर चढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि वो परिस्थिति अनुसार है। यू डोंट एग्जैक्टली, आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो आपसे वीक है, ऐसा आप कह नहीं सकते, बट फिर भी आप समय देखकर
परिस्थिति देखकर चढ़ाई करने का निर्णय कर सकते हो। शक्तिहीनः संशयात्, अगर आप में शक्ति ही नहीं है, आप बहुत ही कमजोर है और सामने वाला या आपका दुश्मन जो है वो अत्यंत शक्तिशाली है, तो आप क्या करोगे, या आपसे शक्तिशाली है, तो किसी और राजा के पास आप आश्रय लोगे, किसी और थर्ड पर्सन, उदासीन है, मध्य है, उनका किसी का आप शेल्टर लोगे। ठीक है, दैट इज संशय। सहाय साध्य कार्य द्वैधी भाव, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए या एक से युद्ध करना, कार्य सिद्ध करने के लिए, उसके लिए आपको किसी और का हेल्प लेना पड़े। नॉट सरेंडर, नॉट गिविंग अप, नॉट आश्रय, बट किसी का हेल्प लेना पड़े, मध्य का, सपोज मध्य या उदासीन का, दैट इज द्वैधी भाव। अब ना इसी में आगे आगे वो कह रहे, तेषाम यस्मिन वा गुणे स्थितः पश्येत, अगर वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा आप देखो, पश्य, पश्य मतलब देखना, पश्येत मतलब अगर आप ऐसा देखे, क्या देखे, इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर, इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर, शक्ष्यामि, आई कैन डू, मैं ये करने के मेरा ऐसा करना शक्य हो जाएगा, क्या करना शक्य हो जाएगा, दुर्ग सेतु कर्म वणिक पथ शून्य निवेश खनिक द्रव्य हस्ति वन कर्माणि आत्मनः प्रवर्तयितुं परस्य च एतानि कर्माणि उपहन्तुमिति तस्मात् तिष्ठेत, उस स्ट्रैटेजी से जिससे आप अपना कोई भी राज्य का कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिसोर्सेज हो, वेल्थ हो, जो भी हो, अब आप अपने राज्य की वेल्थ को बढ़ा सके, ऐसा उस जिस स्ट्रैटेजी से आप अपने राज्य की स्ट्रेंथ को बढ़ा सके और शत्रु का विनाश कर सके, शत्रु के स्ट्रेंथ का क्षय कर सके, मतलब अपनी वृद्धि, अपनी मटेरियल वृद्धि और शत्रु की मटेरियल क्षय, ऐसा जिस स्ट्रैटेजी को अपनाकर आप ऐसा कर सको, वो आपको लेना चाहिए, उसमें आपको लेना चाहिए। सा वृद्धि ही आशु तरह, जिससे आपकी वृद्धि होती हो, ऐसा जल्द ही आपको करना चाहिए। आशु मतलब क्विकली, टेक दैट डिसीजन क्विकली, जिससे आपको पता है क्लियरली कि आपकी वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसी परिस्थिति है कि आप, ऐसी परिस्थिति है कि कुछ करने से आपकी थोड़ी वृद्धि हो रही है, अभी शत्रु की अधिक वृद्धि हो रही है, पर वो कुछ करने से अभी भी भले आपकी कम और शत्रु की ज्यादा हो, ऐसा आपको लग रहा है, बट इवेंचुअली दैट स्ट्रैटेजी विल लीड टू आपकी बहुत अधिक वृद्धि और शत्रु का क्षय। तो आपको क्या करना चाहिए, यू लेट गो ऑफ जो करंट वृद्धि उसकी हो रही है, वो होने दो, उसकी उपेक्षा करो, डोंट वरी अबाउट दैट, वेट एंड वॉच। बट इफ दैट स्ट्रैटेजी अगर फ्यूचर में आपकी बहुत अधिक वृद्धि कराए और शत्रु का विनाश करे, तो अडॉप्ट दैट स्ट्रैटेजी। सो यू कैन स्टिल अडॉप्ट दैट स्ट्रैटेजी जिसमें शत्रु की वृद्धि हो रही हो, बट फॉर द टाइम भी आगे चल के उसका नुकसान होने वाला हो, पर आपकी वृद्धि हो, तो दैट इज अनदर एस्पेक्ट टू वृद्धि एंड क्षय। तुल्य काल फल उदयायाम वा वृद्धौ संथितुम उपयेत, अगर क्षय उदय दोनों का सेम ही लग रहा हो सेम टाइम में, तो यू डोंट नो क्या होगा, तो उस सिचुएशन में संधि कर लो, दोनों की वृद्धि होने वाली है या दोनों का ही नुकसान होने वाला है इन द सेम टाइम इकोनॉमिक इसमें, तो आप क्या करो, यू एक्चुअली मेक एन अलायंस रादर देन फाइटिंग विद देम। ठीक है, इफ यू आर गोइंग थ्रू द सेम साइकिल, एक सेम इकोनॉमिक टर्न वगैरह वगैरह, जो आप आज हम देख रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के साथ, हम जो ज्यादा ही ज्यादा बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक तो वो सहज मित्र सहज अरी वाली बात है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इन सम सेंस our interests are aligned, we are in the same economic cycle, we are in the same demographic cycle also, unlike west, हमारी वृद्धि इवन इन टर्म्स ऑफ मैन पावर वगैरह हो रही है, एक्सेप्ट फॉर जापान लेट्स से। तो उस केस में आप क्या करो, यू एक्चुअली डू संधि,
आप उनके साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं है, यू वर्क टुगेदर रादर देन फाइटिंग विद देम। यस्मिन् वा गुणे स्थितः स्वकर्मणाम् उपघातं पश्येत न इतरस्य तस्मिन् न तिष्ठः। जिस स्ट्रैटेजी को अपनाकर अपना बुरा हो, अपना विनाश हो, ऐसा हो, पर सामने वाला का ना हो, तस्मिन् न तिष्ठेत, वो वैसा मत करो, ऑब्वियसली उसको क्षय कहा जाएगा। जिस स्ट्रैटेजी से आप ऐसा करो जिससे आपका ही नुकसान हो, तो उसको क्षय वाली स्ट्रैटेजी कहा जाएगा, ऑब्वियसली। पर अभी के क्षय को देखकर भले, पर वो स्ट्रैटेजी अगर ऐसी हो कि अभी भले आपका क्षय हो रहा हो, पर कुछ टाइम के लिए, पर आगे चल के शत्रु का बहुत ज्यादा क्षय होगा और आपकी वृद्धि, तो उस क्षय को उपेक्षित, तो अभी के लिए आप नुकसान भी सहन कर लो, बिकॉज दैट शॉर्ट टर्म नुकसान इज एक्चुअली लीडिंग टू अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट फॉर यू, लीडिंग टू अ लॉन्ग टर्म, क्या कहते हैं, आपका आपको ज्यादा मजबूत करेगा और दुश्मन का नुकसान होगा। ये किस परिस्थिति आता है इकोनॉमिक्स में, कई बार आता है। आप अपना जो करेंसी है ना उसको डिवैल्यू कर देते हो। डिवैल्यू करने से क्या होता है, करेंसी, एनीबॉडी कैन टेल मी दैट? इट हेल्प्स इन सर्टेन वेज। विद चाइना, चाइना ने अपना जो करेंसी है ना उसको पेग कर दिया डॉलर पे। ठीक है, तो वो कभी एक वैल्यू से ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपकी करेंसी मजबूत होती है तो आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाते हैं। ठीक है, आपकी करेंसी का वैल्यू उतना ही रहे या कम हो, तो आपके एक्सपोर्ट ज्यादा कंपेटिटिव रहते। तो चाइना ने क्या किया, आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को पेग कर लिया, जिसके कारण फॉर द टाइम भी इंपोर्ट्स वगैरह महंगे हो जाते हैं, सब कुछ होता है। पर उसने क्या किया, जो कंपटीशन था उसको खत्म कर दिया कंप्लीटली बाय मेकिंग इट्स एक्सपोर्ट्स। ऑफ कोर्स स्केल वो सब तो है ही, पर वो सब देख के, इसलिए कंपेटिटिव किसी को होना हो तो वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देते हैं। उससे बाकी में नुकसान होता है फॉर द टाइम बिंग, बट फिर आप यू सीमेंट योर पोजीशन सो मच कि आगे जाके आपका प्रॉफिट ही होता है। दिस इज नॉट नेसेसरली विद अ एनिमी इन साइड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि किसी एनिमी को देख के किया जाए, पर कंपेटिटर तो है ही ना। आप शत्रु शत्रु मत गिनो, पर आज की परिप्रेक्ष्य में उसको कंपेटिटर गिनो। जो बाकी कंपेटिटर्स है, आपने उनको खत्म कर दिया, थोड़ा सा नुकसान सह के आपने उनकी इंडस्ट्री को ही खत्म कर दिया, बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल कंपेटिटिव। आप डंप करते हो अपना सामान, डंप करते हो मतलब क्या, जितनी उसकी वैल्यू है उससे कम में बेच देते हो नुकसान सहन करके। ठीक है, जो डंपिंग करता है चाइना, अब जिसके कारण अभी नाउ वी हैव एंटी डंपिंग ड्यूटीज आल्सो, तो आप इतना कम में बेचो आपका सामान कि आपको एक्चुअली नुकसान हो रहा है, पर क्या किया आपने, आपने वहां की इंडस्ट्री को ही खत्म कर दिया। अब अभी इंडस्ट्री खत्म कर दो तो उसको बनने में, वापस आने में तो टाइम लगेगा ही ना। सो यू क्रिएटेड दैट डिपेंडेंसी ऑन यू, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर अभी का नुकसान शॉर्ट टर्म। तो इट्स ओके, यू कैन, उसको आप देखो। तो इसको हम जो पढ़ रहे हैं, रादर देन नेसेसरली सेइंग इट एज शत्रु, थिंक इन टर्म्स ऑफ कंपेटिटर्स। ठीक है, एनीवेज, फिर जिसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जियो, हाँ, लॉट ऑफ पीपल, करेक्ट, जियो इज अ वेरी गुड एग्जांपल। एक्चुअली जियो का स्केल गेम भी है, नॉट जस्ट अ प्राइस कटिंग गेम। प्राइस कटिंग में तो वही होता है ऑब्वियसली, बट जियो का स्केल गेम भी है। वो करता ही उतने स्केल पे है कि किसी और की औकात ही नहीं है उसको मैच करने की। मैच करने के लिए आप कंपेटिटर्स को कंप्लीटली खत्म कर देते हो, दैट इज ऑल्सो अ थिंग। पर ऑब्वियसली आपका नुकसान तो नहीं हो रहा है, बट यू मेकिंग दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। कई बार उसके लिए आपको इतना सारा डेट लेना पड़े, तो आप कर रहे हो, सो यू राइट आभा जी। आदत भी पड़ जाती है क्योंकि खत्म हो गया ना, सामने वाला कंप्लीटली खत्म हो गया, एंड पीपल विल कीप बाइंग। फिर आप थोड़ा सा बढ़ा भी देते हो प्राइस, देन ऑल्सो इट्स फाइन। हाँ, जिसमें आपको अपना अपनी वृद्धि दिख रही है ना, शत्रु का क्षय दिख रहा है वगैरह वगैरह, तो कुछ मत करो। स्थान, स्टे, सब कुछ इतना ही रखा है, तो द पॉलिसी टू फॉलो इज कुछ मत करो, वेट एंड वॉच, विच इज आसन। फिर बेसिकली अगर उसमें भी नॉट डूइंग एनीथिंग,
वर्सेस क्या है, तुल्य काल फल उदये वा स्थाने संधिम उपेयेत उपेयात इति आचार्य। अगर आसन, नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड क्या कहते हैं कि संधि करने से आपकी वृद्धि दिखाई दे, तो देन गो फॉर संधि रादर देन नॉट डूइंग एनीथिंग। बेसिकली इफ यू सी कि अपनी और शत्रु दोनों की वृद्धि होने वाली है संधि करने से, देन रादर डू संधि रादर देन वेटिंग एंड वॉचिंग। ठीक है, देन डोंट कि अरे इस शत्रु की भी वृद्धि हो जाएगी, ये देखकर अपनी वृद्धि मत कराओ, ये मत करो। इन दैट केस आप संधि भी कर लो इफ इट इज गोइंग टू इक्वली हेल्प बोथ ऑफ। दैट्स द अदर थिंग। क्या कह रहा है राजेश्वरी जी आप? हाँ, ऑफ कोर्स, बट दैट इज डिफरेंट ना। वो तो फिर स्टेट ये करते हैं कि कैसे आप मोनोपोली को कम रखो। पर आप अगर राज्य का ही देखो, जैसे चाइना करता है, ठीक है, आप जो कह रहे हो वो विद इन द कंट्री की बात आ गई, जिसमें मोनोपोली लॉज वगैरह आते हैं, बिकॉज आपको अपने देश के अंदर ऐसा नहीं खड़ा करना कि एक एकदम मोनोपोलाइज हो जाए और हर तरीके से मोनोपोली बन जाए और एक्सप्लॉइट करे सिस्टम को, इट बिकम्स बिगर देन द स्टेट। पर इट इज स्टिल डन एट द नेशनल लेवल इन द सेंस इंटरनेशनल लेवल। पर उसमें भी लोग कहते हैं ना, एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्यों डालते हैं फिर? टू काउंटर दीज थिंग्स। इम्पोर्ट टैक्सेस को इतना हाई क्यों रखते हैं? इसीलिए, ताकि आप अपने इंटरनल इसको मजबूत कर सके। तो इट्स बेसिकली दैट। सो पीपल विल प्ले वट एवर गेम दे प्ले एंड वी हैव टू प्ले वट एवर गेम देन वी हैव टू प्ले। तो उस तरीके से आप रूल्स एंड रेगुलेशंस डालते हो। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, जानबूझ के ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वगैरह वगैरह करते हैं, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के द्वारा वो लोग ये अलग अलग ये कराते हैं, ट्रीटीज कराते हैं। फिर वो ट्रीटीज में क्या होगा, दे विल एक्सपेक्ट कि जो वीकर नेशंस है दे गिव अप एवरीथिंग, पॉलिसी मेकिंग ये वो, वेयरएज दीज गाइस वो वीकर नेशंस को बोलेंगे आपका पूरा मार्केट खोल दो, पर उनको सेम एक्सेस नहीं देंगे। तो वहां पर भी पावर प्ले वगैरह आ ही जाता है। So yeah, in a way it could create monopolies, but you would be very happy to create a monopoly at a national desh level. Others will fight against it. हम्म, फिर तो देन कौटिल्य सेज हाँ ये सब तो ठीक है, ये सब बात तो देर इज नो डिस्प्यूट ओवर इट। ही सेज न एतत् विभाषितम इति, कि हाँ ये तो सही है, देर इज नो डिस्प्यूट ओवर अब तक जो स्ट्रेटेजीज बताई गई है। फिर वो आगे कहते हैं, बेसिकली जनरलाइजेस इवन मोर। ही सेज इफ यू सी कि संधि करने से क्या होगा, अगर आप ये देखते हो कि अगर मैं अलायंस करता हूं तो इससे क्या होगा, मेरा फायदा होगा, मेरा फायदा होगा, दुश्मन का नुकसान होगा, या फिर दुश्मन के कार्यों का भी मैं लाभ उठा पाऊंगा, ठीक है, या फिर बिकॉज ऑफ दैट पीस, क्योंकि शांति स्थापित हो रखी है उस टाइम पे, तो मैं अपना कोष दंड यूज करके उसके साइड वालों को अपने तरफ खींच सकता हूँ, वगैरह वगैरह। बेसिकली इसे अलायंस आप उस परिस्थिति में करो जब आपको मालूम है कि आप उस अलायंस का फायदा उठाकर अपने आप को मजबूत करते जाओगे, देन आप संधि करते रहो। या तो ऑफकोर्स आपके पास पावर नहीं है, वो तो अलग बात है, देन तो यू हैव टू डू, but otherwise you do a sandhi where you know that you can make that परिस्थिति work in your favor, आपकी वृद्धि और दुश्मन का क्षय इवेंचुअली करवा सके। दैट इज फॉर ये वो तो आप संधि कर लो। इनफैक्ट आगे वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि शत्रु की मदद करके उसको वीक किया जाए, फॉर एग्जाम्पल ही सेज आपके शत्रु का किसी और के साथ कुछ युद्ध चल रहा है, ठीक है, और उसके अलाइज वगैरह हैं, जो भी है वो भी उसको हेल्प कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आप क्या करो, आप स्वयं से जाके उसे, उसकी जो वीकनेस है उसको एक्सप्लॉइट करके उसको मदद करो। अब उसको मदद कर दिया आपने, उस पर उपकार कर दिया, तो इन दैट परिस्थिति ही मे लूज फेस विद द अदर एलाइज दैट ही हैज, ठीक है। तो आप ऐसी परिस्थिति खड़ी करो कि उसके जो दोस्त है वो ही उसके अगेंस्ट हो जाए। अगर आप उसकी सहायता करने से
उसको अपने मंडल की बाकियों से अलग कर सकते हो तो डू दैट। तो उस परिस्थिति में उसका सपोर्ट भी करो, उस परिस्थिति में उसको सपोर्ट भी करो ताकि इवेंचुअली उसका क्षय हो सके। बेसिकली सेइंग संधि किस सिचुएशन में करो, उस सिचुएशन में जहां पे आप उसको उस सिचुएशन का फायदा उठा के अपनी वृद्धि कराते जाओ और कंपेटिटर या शत्रु है उसका नुकसान कराते जाओ इन द लॉन्ग टर्म। अगर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि यदि वह पश्चेत, दिस इज पेज नंबर 412, आयुधीय प्रायः श्रेणी प्राह्य वा ये जनपदः शैलवन नदी दुर्गे दुर्ग एक द्वार रक्षो वा शक्ष्यति पराभियोगम प्रतिहंतुम इति। अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है कि यू हैव मार्शियल रेसेस, मार्शियल रेसेस मतलब आपके जो लोग हैं, जब उस समय का जो सोशल स्ट्रक्चर जो था, तो आप में अधिकतर लोग ऐसे हु आर वॉरियर्स एंड क्षत्रियर्स हु नीड युद्ध, ठीक है, जिसकी प्रकृति ही है कि आप युद्ध कर सको। ऐसे अगर आपकी प्रजा है तो, और आपको ये विश्वास है कि आपकी दुर्ग की रक्षा आप कर सकते हो, उसका सिचुएशन, यू आर इन अ पोजिशन ऑफ एडवांटेज, इन दैट सिचुएशन आप युद्ध करो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, जो बाकी सबका था ऑल दैट स्टेज, वो सब तो वैलिड है ही, पर अगर आपकी प्रजा भी ऐसी हो तो आप ऑब्वियसली टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड युद्ध करो आफ्टर मेकिंग ऑल, अपनी रक्षा का सारा प्रबंध करके, वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि अपनी रक्षा हो सकती है, अगर आपका दुर्ग वैसा स्थित हो, आपको रीजनल जियोलॉजिकल एडवांटेज हो वगैरह वगैरह, वो सब देखना। फिर अगर आप ये देखो कि व्यसन आ गया है शत्रु पर, वो सब तो भी डिस्कस एनीवेज, तो उस समय भी आप चाहो तो दैट इज अ गुड टाइम कि आप उस पर युद्ध करो, जब आपको ये ये आपको विश्वास हो कि आपकी जीत ही होगी, ठीक है, उस समय आप ऐसा करो। पर यदि आपको नहीं मालूम आता कि क्या होगा, यू कांट डिसाइड कि अच्छा होगा या बुरा होगा, ठीक है, जीतोगे या हारोगे, वृद्धि होगी क्षय होगा, उस परिस्थिति में आपने ये भी कैलकुलेट नहीं कर पाए, आप कि असेस नहीं कर पाए कि सामने वाले का स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, इन दैट केस वेट एंड वॉच, दैट इज आसन। फिर यदि वह मन्येत नास्मि शक्तः, अगर ऐसे आप मानो कि मेरे में तो शक्ति ही नहीं है, अगर शत्रु आक्रमण करे या तो मेरे में शक्ति ही नहीं है बिल्कुल, संधि की बात आएगी तो भी आई विल बी एट द रॉ एंड, तो उस परिस्थिति में आप क्या करो, गेट हेल्प, किसी मजबूत राज्य का आप सहाय लो, बेसिकली समर्पण करो, उनका रेफ्यूज आप ले लो ताकि दे आर देयर टू हेल्प यू, और अपने हिसाब से फिर धीरे धीरे अपनी वृद्धि होती रहे और शत्रु का विनाश होता रहे, इस ये तो कार्य करते ही रहो। तो दिस एंड देन सेम गोज फॉर द्वैधी भाव, कि जहां आप देखो कि किसी के साथ फ्रेंडशिप, किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं सॉरी अलायंस करना, किसी के साथ युद्ध करना, दैट इज वेरी भाव, ही इज जस्ट समिंग इट अप। एवं षड भी गुणैः एते स्थितः प्रकृति मंडले पर्येषे क्षयात् स्थान स्थान वृद्धि च कर्मसु, इस तरीके से 6 स्ट्रैटेजीज का उपयोग करते हुए अपनी वृद्धि और सामने वाले का क्षय हो या एटलीस्ट स्टेबिलिटी हो, ऐसा कार्य करते रहो। विद दिस वी एंड 7.1। मैं अगला शुरू नहीं कर रही, मैंने देखा कुछ हाथ ऊपर थे। हाँ सिद्धार्थ, आप कुछ कह रहे थे? हेलो मैम। जी, ये राजा, सब राजा क्षत्रिय ही थे क्या मैम पहले? नहीं, अधिकतर क्षत्रिय थे पर सब थे ऐसा नहीं है। ओवर टाइम तो कितने, जो हम ककातिया जो हम देखते हैं, अ, वो तो क्षत्रिय नहीं थे। ये जो पुष्यमित्र थे वो ब्राह्मण थे, तो जो ककादिया थे वो शूद्र थे, जो नंदा थे धनानंद वगैरह वो वैश्य थे, तो ऐसे अलग अलग भी थे। अधिकतर क्षत्रिय होते थे पर जरूरी नहीं है। मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य, वन ऑफ द बिगेस्ट आज के, वो भी क्षत्रिय नहीं थे। क्षत्रिय, पर जब वो राजा बनते हैं तो वो क्षत्रिय भाव से ही देखा जाता है, ठीक है, तो तब उसको क्षत्रिय भाव से ही देखा जाएगा। ये क्वेश्चन क्यों था कि क्षत्रिय वॉरियर ही होता है, कंटिन्यू से युद्ध करना है या उसके बॉर्डर बढ़ाने हैं, हम्म, वो ऐसा राजा ही का होता है कार्य ना? है। तो करेक्ट, हाउ राजा कैन का दे कार्य है। डेवलप देयर कंट्री? नहीं, वो तो राजा का कार्य है ना।
हाँ तो राजा का यही कार्य है, इसलिए वो क्षत्रिय भाव होना आवश्यक है, रादर देन वो जाति से क्षत्रिय है कि नहीं। और जो नहीं थे जाति से क्षत्रिय, वो भी जब राजा बने थे तो क्षत्रियों के जैसा ही काम करते थे ना, नहीं तो होगा कैसे। हाँ, उनके लिए युद्ध ही वो इम्पोर्टेंट क्या है ऐसा नहीं है, और वो लास्ट है, वो एंड पोजीशन वो युद्ध कर लेते थे, वरना कब तो फाइट हुआ, क्या दैट वैसा वी आर गोइंग इम्पोर्टेंट ऑन नहीं अ था। डिफरेंट, नहीं वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट युद्ध ओनली। ओह, ठीक है, अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स युद्ध नहीं होना चाहिए, वो सब बात की बात है, बट इट इज डेफिनेटली अ स्ट्रेटजी that we are talking about right now. हाँ ओके। और कुछ? अच्छा, let me say one more thing. While युद्ध was a last resort and all that, राजा के लिए युद्ध करने की क्षमता होना और युद्ध करते रहना, ये भी उनका कर्तव्य होता था कि कैसे आप अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाते रहो, बट मोर देन सीमा, राज्य के कोष को बढ़ाते रहो। राज्य का कोष कैसे बढ़ेगा? आप दूसरे राजाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करोगे तो। अब उसके लिए आप युद्ध ना भी करो तो भी ठीक है, परंतु उसके लिए आपको आपकी सेना तो मजबूत करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि दे सरेंडर टू यू। तो हमने इसमें क्या देखा? 3 प्रकार की शक्तियां, मंत्र शक्ति, प्रभुत्व शक्ति और उत्साह शक्ति, है ना। तो प्रभुत्व शक्ति में हमने क्या देखा? कोश दंड। तो वो आपका मजबूत तो होना ही चाहिए, भले आप वॉर करो या ना करो। वो वो कहते हैं ना कि फुंकारने का तो आप में कैपेबिलिटी होना ही चाहिए, और फुंकारने का कैपेबिलिटी दिखाने के लिए भी आपका बैकएंड तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। दैट इज द वो राजा का कर्तव्य है, उसमें अहिंसा अहिंसा सब नहीं चलता है, ठीक है। वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल विद सम ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि अगर हम अहिंसा अहिंसा करेंगे तो सामने वाला कोई अपने अच्छे के लिए नहीं रुकने वाला है। दे विल ट्राई टू सब्जुगेट अस। दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। जी, जी पूनम जी। जी। तो राजा वो जो उत्साहवर्धन और सैनिक सेना को स्ट्रांग करने के लिए, इज दैट व्हाई द आइसोलेटेड एंड जॉइंट एक्सरसाइजेस आर हेल्ड? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, मिलिट्री के जो ऑफ कोर्स करते इट हैं। इज अ शो ऑफ स्ट्रेंथ आल्सो। तो जब रशिया और भारत करते हैं, तो एक तो अपने एक दूसरे के साथ नो हाउ तो शेयर करते ही हैं, पर दे आर आल्सो सिग्नलिंग टू द अदर्स दैट वी आर टुगेदर इन दिस, right? एंड They are ऑल्सो signaling to US, they are signaling to Pakistan. Similarly, when Pakistan did with Russia, कितने सारे बात आए थे कि रशिया तो केवल अपना फ्रेंड नहीं है। Then what we did, we also started getting close to US. In fact, because we were getting close to US, they were trying all this to say that आप ऐसा करोगे तो हम स्ट्रेटेजी चेंज नहीं कर सकते, ये आप मत सोचो। We are all going to hedge our bets. और एक चीज और, इसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपके किसी ने आपके पड़ोसी पर अटैक किया है, जो आपका शत्रु है, एंड यू आर क्लोज, देन यू आर नेक्स्ट। तो क्या दिस कैन बी कंपेयर्ड टू यूएस इन्वेडिंग अफगानिस्तान एंड नाउ बॉदरिंग पाकिस्तान? US is काइंड not, ऑफ। in this case, Pakistan has taken all of them for a ride rather than US. हाँ, वो भी सही है ना, वो पाकिस्तान भी ने सही। अमेरिका का फायदा उठाया है इस केस में, टू कीप हम्म। गेटिंग अपना जो उनसे उनको एड्स ऐसा मिलता रहता है, पैसा मिलता ऐसा। रहता है उसके कारण। यूएस डिड इट टू कीप रशिया इन चेक इन सम वे, एंड दे ओके, थॉट दे वर यूजिंग पाकिस्तान। बट इट वाज पाकिस्तान यूजिंग देम। पाकिस्तान ने वो कहते हैं ना कि दो बिल्लियों के बीच बंदर रोटी खा गया। तो हाँ, ये भी पाकिस्तान मेड द मोस्ट ऑफ इट। ऑफ कोर्स इट कुडंट सस्टेन, बिकॉज़ उसमें अक्ल ही कम है वो राज्य में, तो उसकी बात ही अलग है। बट इट वाज अमेरिका एंड रशिया का युद्ध, जिसमें अफगानिस्तान की लग रही है। पाकिस्तान तो साथ साथ है, पाकिस्तान तो इधर और इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ उसको तो मजे परेशानी करना था। अब पाकिस्तान तो उनमें से ही लग रहा है जो कि 4 कश्तियों में अपने 2 पांव रख के खड़ा था, वो सब टूट रहा है बिकॉज नहीं द नहीं, रीजन। पाकिस्तान अंदर से खोखला है, 2 पांव रख के नहीं, वही इट हम हैज बोल रहे, नहीं, एक्चुअली। वही 4 कश्तियों में 2 पांव रख के, पांव 2 है, रखी हुई 4 कश्तियां हैं, नहीं तो इट्स जस्ट नहीं फॉलिंग पूनम अपार्ट। जी, यू आर गिविंग, नहीं, आई दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज नॉट व्हाई दे आर फॉलिंग। In fact, they played very smart when they were working, when उनका फॉरेन पॉलिसी का अभी जाने दो, अभी they are acting like fools, but they played very smart. मैं कह तो रही हूँ, इट इज वेरी स्मार्ट कि दो बंदरों के बीच में आप
दो बिल्लियों के बीच में आप बंदर रोटी खा गया, दैट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग। दे कुडंट सस्टेन इट बिकॉज अंदर से वो खोखला है। नथिंग टू डू विथ फॉरेन पॉलिसी और इधर पाओ उधर पाओ, नहीं, अंदर से वो लोग एकदम करप्ट है, अपने राष्ट्र को ही खा गए हैं, वहां के जो मिलिट्री वाले और सब कुछ है। दैट इज द हाँ, वो इशू। अभी अभी गए थे ना टर्की में, अपना उन्होंने जो एड भेजा था, द टर्की वाज वेरी एंग्री। So that aid turned out to be the Turkish aid sent during the floods. वही का वही उठा के उधर भेज दिया उन्होंने वापस से पाकिस्तान ने, as an aid for earthquake. One question: if Yuddha would be the last resort, then did the kingdom intended to be captured, surrender with some settlements? Yeah, of course, depending ना, वही इसीलिए तो we are seeing this. अगर आपको लगता है कि you can't do विग्रह, then what you have to do? You have to give up only ना. अगर कोई आपकी मदद ना करे तो that is a strategy. युद्ध हो चुका, फिर क्या लास्ट रिजॉर्ट? कोई आप पे आक्रमण करे तभी थोड़ी आप युद्ध लास्ट रिजॉर्ट की बात करोगे। गाइस, क्लैरिटी। युद्ध इज अ लास्ट रिजॉर्ट कम्स टू अ पॉइंट व्हेन यू आर स्टिल नेगोशिएटिंग। जब किसी ने आक्रमण कर दिया फिर तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा ना। यू कांट से आई विल नॉट रिस्पॉन्ड। ठीक है, हमको ये अहिंसा युद्ध ना करने की बात बहुत ज्यादा दिमाग में घुसी है। ऐसा नहीं होता है। वी नीड शो ऑफ स्ट्रेंथ। वी नीड शो ऑफ स्ट्रेंथ डजंट मीन वी गो एंड कीप अटैकिंग पीपल। ये मैं नहीं कह रही हूँ ना, ये लोग ऐसा कुछ कह रहे हैं। पर इन दैट केस ऑल्सो वी डोंट गो एंड अटैक पीपल, बट वो भी करते थे। ये पूरा जो महाभारत रामायण में ये राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ था क्या? शांति लविंग सब नहीं था, प्रभुत्व एस्टैब्लिश करना था। ना, प्रभुत्व एस्टैब्लिश करने के लिए वो क्या कहेंगे कि अगर वो सामने वाले स्वयं से मान जाए, संश्रित हो जाए आपको, ठीक है, आपके अलाय बन जाए, आपकी संधि कर ले, तब तो युद्ध नहीं होगा। पर यू आर द स्ट्रॉन्गर वन, सो द टर्म्स विल बी इन योर फेवर। अब वो आप उनको जाके कहोगे आप हमको पैसे दो या आप हमको टैक्स दो, बी अलाइंड विद अस। अगर नहीं मानोगे तो युद्ध होगा। बिकॉज राजा का कार्य वाज आल्सो अपना कोष और दंड बना के रखना, which is internal economics as well as external ये. That is actually the good. That is what is also expected of the raja. युद्ध लास्ट रिजॉर्ट इन द सेंस, उसका अर्थ पावर ना दिखाना ऐसा नहीं है। अगर पावर दिखाए बिना मान जाते हैं या युद्ध करे बिना केवल पावर दिखा के मान जाते हैं, then that is the best option. ऐसा अर्थ नहीं है कि आप कुछ करो ही मत, नहीं, that is not how it is. जी राजेश्वरी जी, राजेश्वरी जो जी, मैंने सॉरी। सॉरी जो मैंने चैट में लिखा था ना, आई एम वंडरिंग, आई डोंट हैव मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग अराउंड द होल अभी जो रूपी का चल रहा है, वेयर देयर आर वी आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर, एंड तो हाउ डज दिस टाई इनटू व्हाट वी टॉक्ड अबाउट? इट इज, दिस वेरी गुड क्वेश्चन। डॉलर का मोनोपोली होने के कारण क्या होता है ना, दुनिया भर में जो भी इंटरैक्शंस होते हैं, दे ऑल नीड डॉलर, विच मीन्स डॉलर का रेट जो भी है, दैट विल नॉट जस्ट डॉलर का रेट जो भी है, अमेरिका के जो पॉलिसीज है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दे हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीबॉडी। क्योंकि अगर भारत और नेपाल को भी ट्रेड करना है तो हम एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते, हमको डॉलर में करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों डॉलर को इतना भाव दो? इन अ वे इट इज दैट ओनली, इट हैज बिकम सो पावरफुल कि यूजिंग दैट मोनोपोली ऑफ इट्स करेंसी, वो चाहे वैसे टर्म्स एंड कंडीशंस करवा पाता है। और ये क्यों है? क्योंकि WTO पे भी उसका अधिकार है वगैरह वगैरह। नाउ इफ वी स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन आवर टर्म्स और हम कहें नहीं हम तो रुपये में करेंगे, है ना, तो उसके पॉलिसी वगैरह का क्या आएगा? वी कैन प्रिंट एज मच नोट्स एज वी वांट, नेपाल कैन प्रिंट एज मच नोट्स एज वी वांट, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूएस एट ऑल। तो उसका जो ओवरऑल पावर है, जो प्रभुत्व है, वो कम होते जाएगा। दैट इज वाई इट डजंट वांट इट। दैट इज वाई वो हर तरीके से प्रयत्न कर रहा है कि वी बिकम डिस्टेबलाइज। अच्छा, वी बिकम डिस्टेबलाइज से क्या होगा? अपनी करेंसी का जो क्रेडिबिलिटी है वो कम होगा, अपना पेइंग पावर। डॉलर इज कंसिडर्ड अ स्टेबल करेंसी, तो जब करेंसी स्टेबल हो तभी उसमें आप जनरली डील करोगे। करेंसी स्टेबल होने के लिए आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आवश्यक है, वगैरह वगैरह, ऑल दैट इज है। ठीक है, और उन पे डिपेंडेंसी वगैरह बहुत सारी चीजें।
Our currency also is pegged to the dollar, not pegged to the dollar, but usually it is in reference with the dollar. So when that is out of the picture, we are strong enough and we say, nahi, hamara political stability hai, we have full credibility, we'll pay, yeah, we'll get whatever. So America का influence ही चला जाता है. नहीं तो everything goes through them. If they decide to freeze, जैसे उन्होंने रशिया का किया ना अभी, they decided to freeze the money exchange completely. क्योंकि होगा क्या, say we are Russia and we are trading, ठीक है, तो रशिया को हमको few amount 1,000 rubles अगर देना है, now few 1,000 rubles means say few $1,000. So when we pay, we will pay in dollar, which will go to US. हमारे यहाँ we'll convert, pay in dollars. They will then those dollars convert to rubles and give to Russia. Now if US says we freeze all the we freeze sending anything, हमने ban लगा दिया रशिया पे, तो रशिया को तो पेमेंट ही नहीं पहुंचेगा. It is a warfare only. रशिया को पैसा ही नहीं पहुंचेगा जो उन्होंने किया. They froze the accounts. So we said, हाँ. But why? I mean, why do countries feel have to honor this? Can they not directly trade with So each other? that's the issue. Now we did that. We said we'll do it in rubles and rupees. That is why America is feeling challenged. For Iran Got also, it. we said we'll trade in our currency. We don't want that. इसीलिए तो उसको इतना फील हो रहा है issue. इसलिए तो it's feeling the heat. पहले तो we Yeah. weren't strong enough. ठीक है, अपना खुद का ही लोचा था. 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ नहीं था, we were a weak economy. तभी ये करना possible नहीं था अपने लिए. But now we have the systems everywhere. हाँ Jay, you want to add something to this? So to answer Rajeshwari ji's question, one of the other reasons was कि US struck a deal with Saudi Arabia about oil कि oil का सारा payment has to be done in dollar. सारे OPEC countries के साथ में, because Saudi was the head of OPEC countries, right? तो किसी भी country को obviously oil की जरूरत होती है. So they started keeping dollar reserves. So that is where it was important for all the countries to start trading in, मतलब dollar का standardization जैसे बना दिया गया कि कोई भी exchange होना है तो it has to be in dollar. So it's not, it was not possible कि कोई और currency में इतना कर सके. So yeah, just wanted to mention that. No, that's a very good point. Thank you, Jay. And that is also because they were the more powerful and stable economy. इसके कारण कि इसलिए realize there is stability. तो आप हमसे ही करो and everything is in that. बाकी कोई default करे तो फिर उसका क्या है ना? तो it is in a way underwriting also for Middle East. So at some point it made sense probably. But अभी तो उनके लिए भी it doesn't work. क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, मन में आए तो ईरान पे sanctions लगा देंगे. So it can't trade. Nobody can trade. इसलिए ईरान also saying ना कि जाने दो, we will trade in rupees. सद्दाम हुसैन की बात जो गौरव कर रहे हैं, that is also very true. सद्दाम हुसैन said, why should I trade only in US dollars? क्या है ऐसा? इस आप US dollars में करो तो you have to, उनके terms conditions आपके आते ही रहेंगे. तो क्यों ऐसा? तो सद्दाम हुसैन का गिराने का यही पार्ट था. एक तो सद्दाम हुसैन को बड़ा करने वाले भी यूएस थे अगेंस्ट ईरान. सबसे पहला तो ईरान के साथ प्रॉब्लम था, तो ईरान के अगेंस्ट सद्दाम हुसैन को इतना बड़ा करने वाले भी यूएस वाले थे. देन उन्हीं की बिल्ली उनको म्याऊ करने लगी, which is true for most dictators who they've taken down. तो अभी जो है इकोनॉमी, मनी, करेंसी, these are all foreign policy weapons only. And war also happens in every form now. It's not always युद्ध in the युद्ध sense, but वो हर तरीके से होता है, which eventually shows as युद्ध also. But economic warfare क्या कम है क्या उससे? जी पूनम जी. So last comment and then close. जी, एक चीज, this is not connected with this is connected with show of power. तो to bring the in the context, जब महाभारत युद्ध में नहीं, जब महाभारत उसमें आता है कि रंगशाला बनाई थी, जब सब राजकुमारों का सब हो चुका था द्रोणाचार्य के गुरुकुल में, तो उस रंगशाला में सिर्फ लोकल लोग ही नहीं थे, उन्होंने बाहर के राजा भी बुलाए हुए देखने के लिए कि हमारे राजकुमार ये कर रहे हैं. Was that one of the way of showing power कि तुम लोग ज्वाइन कर लो?
नहीं, इट्स लाइक तुम्हारी उनके मित्र मर्जी ही है। आए होंगे ना, उनके मित्र हाँ, ही आए होंगे, जैसे अभी अपने जिनको यहाँ वो हम ओथ लोग बुला टेकिंग लेते सेरेमनी हैं। होती है। हाँ, जिस तरह से हम लोग ये अपना करते हैं परेड्स, उस पर रिपब्लिक डे पर करते हैं, टू शो एवरीथिंग एंड वी इनवाइट पीपल टू आई वॉच। दैट Could इंसिडेंट that इज be नॉट फॉर one of अदर्स। the reasons? वही मैं कह रही हूँ, दैट वाज, इवन इफ दैट इज द रीजन, द मेन पर्पस वाज प्रजा को पता चले कि क्या है, अच्छा, क्योंकि अगर कोई शत्रु है तो वो तो आएगा ही नहीं ना, अगर वो आएगा तो अंदर की खबर लेके जाएगा, स्पाइस वगैरह तो होते ही होंगे। ओके ओके ओके। सो द मेन वाज इंट्रोड्यूसिंग, क्योंकि इतने वर्ष तक वो नहीं थे वहां पर, इतने अच्छा वर्ष तक सारे प्रिंसेस जो थे वो बाहर, मतलब वो गुरुकुल में पढ़ने गए थे। नाउ दे कम बैक, तो दिस वाज मोर लाइक एन इंटरनल थिंग कि लोगों के लिए। ओके, आई गेट इट, थैंक यू। ओके पीपल, तो क्लोज करते हैं। अगले शनिवार वी विल डू अ सेशन, पर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, 5 बजे नहीं, कदाचित मैं जल्दी करूँ 2 या 3 बजे, तो हुएवर कैन ज्वाइन, फिर रिकॉर्डिंग तो अपना हो ही जाएगा, तो शुड बी ओके, क्योंकि फिर शाम को मुझे थोड़ा सा काम है, तो बट सैटरडे को करेंगे जरूर, सो वी विल मीट फॉर श्योर, बट टाइम थोड़ा सा जल्दी होगा मोस्टली। और आई शेयर दैट ना, वो आई एम डूइंग अ वाल्मीकि रामायण कोर्स 7 सेशंस का, तो हर सेशन में एक कांड करेंगे ब्रीफ में, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंट श्लोकास, जो बृहत के साथ मैं कर रही हूँ, सो दे आर मेकिंग दिस कोर्स हैपन, जो मार्च में है, ओवर 7 डेज, 2 हफ्तों में ओवर 7 डेज। तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो अवश्य करिएगा, मैंने ग्रुप में पेमेंट लिंक वगैरह तो शेयर कर ही दिया है, सो आई लव टू सी यू देयर। कूल, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। ओ, प्रार्थना रह गई है, हु विल डू द प्रार्थना?